नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम इंसानी दिमाग के कुछ सबसे अंधेरे और उलझे हुए कोनों में झांकने वाले हैं। हम उन जटिल मनोरोग सिद्धांतों को डिकोड करेंगे जो हमें ये समझने में मदद करते हैं कि एक आपराधिक दिमाग आखिर काम कैसे करता है। यकीन मानिए, ये सिर्फ उन चीज़ों के बारे में नहीं है जो हमें ऊपर से दिखाई देती हैं, बल्कि उन गहरी और अचेतन प्रेरणाओं के बारे में है जो किसी इंसान से कोई खौफनाक अपराध करवा बैठती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की हमारी चर्चा की रूपरेखा कुछ इस तरह रहेगी। हम 5 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। पहला, मन की वास्तुकला। दूसरा, जब दिमागी विकास भटक जाता है। तीसरा, आपराधिक मन का उपचार। चौथा, अदालत के अंदर मनोरोग विज्ञान की भूमिका। और अंत में 5वां, खतरनाक अपराधियों की पहचान। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले विषय से, मन की वास्तुकला, यानी हमारी पर्सनैलिटी की असली नींव। सिगमंड फ्राइड की एक बहुत ही मशहूर बात है कि हमारा जो भी व्यवहार देखा या मापा जा सकता है वो बस एक आइसबर्ग के ऊपरी हिस्से जैसा है। सोचिए, एक विशाल बर्फीला पहाड़ जिसका 90% हिस्सा पानी के नीचे छुपा है। ठीक वैसे ही इंसान का ज्यादातर व्यवहार उन अचेतन इच्छाओं और प्रेरणाओं से चलता है जो सतह के बहुत बहुत नीचे गहराई में छिपी होती हैं। इस पूरे सिस्टम को हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। सबसे पहले है इड। ये हमारी वो बुनियादी जंगली और आक्रामक प्रवृत्तियां हैं जिन्हें तुरंत संतुष्टि चाहिए। इसके एकदम उलट है सुपर ईगो। ये वो सख्त नैतिकता और अंतरात्मा है जो समाज हमें सिखाता है। अब इन दोनों चरम सीमाओं के बीच एक रेफरी का काम करता है हमारा ईगो। ईगो हमेशा इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, और जब भी ये नाजुक संतुलन बिगड़ता है तो गंभीर व्यवहार संबंधी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। मनोरोग विज्ञान की माने तो एक स्वस्थ पर्सनालिटी रातों रात नहीं बनती। इसे विकास के 4 खास चरणों से गुजरना पड़ता है। जीवन के पहले साल में ओरल या मौखिक चरण, फिर सामाजिक नियंत्रण सिखाने वाला एनएल या गुदा चरण, उसके बाद ओडिपल चरण जहां बच्चे अपने माता पिता के साथ संबंधों को समझना शुरू करते हैं, और अंत में जेनिटल या जननांग चरण जो यौन और सामाजिक परिपक्वता लाता है। एक स्वस्थ और कानून का पालन करने वाला वयस्क बनने के लिए इन सभी चरणों को सही तरीके से पार करना बिल्कुल जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे विषय की ओर। क्या होता है जब ये विकास बीच में ही कहीं अटक जाता है या पटरी से उतर जाता है? इसे हम मानसिक दरार कह सकते हैं। जब विकास पटरी से उतरता है तो आमतौर पर बहुत ही अलग तरह की स्थितियां पैदा होती हैं, न्यूरोसिस और साइकोसिस। इसे ऐसे समझिए, न्यूरोसिस में व्यक्ति का ईगो बहुत ज्यादा सख्त हो जाता है और वो इंसान तीव्र चिंता या अंदरूनी संघर्ष की वजह से पूरी तरह लकवाग्रस्त महसूस करता है। दूसरी तरफ साइकोसिस में तो दिमाग का सुरक्षा तंत्र पूरी तरह से ढह ही जाता है। उस इंसान का वास्तविकता से कोई नाता ही नहीं रहता और उसे ऐसी चीजें दिखने या सुनाई देने लगती हैं जो असल में है ही नहीं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 301.70। ये सुनने में बस एक रैंडम कोड लग सकता है, लेकिन मनोरोग विज्ञान में ये एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का कोड है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जेलों में बंद कैदियों में सबसे बड़ा क्लिनिकल ग्रुप इसी बीमारी से पीड़ित लोगों का होता है। इन लोगों में अपराध बोध या गिल्ट नाम की कोई चीज नहीं होती और ये दूसरों के साथ जुड़ने या अपनी गलतियों से सीखने में पूरी तरह से नाकाम रहते हैं। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, ऐसे आपराधिक मन का इलाज कैसे किया जाए। आइए देखते हैं कि इसके लिए कौन से तरीके अपनाए जाते हैं। एक बहुत ही दिलचस्प तरीका है जिसे एरिक बर्न ने विकसित किया था, ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ये तरीका ये मानकर चलता है कि हम सभी के अंदर 3 तरह के ईगो स्टेट होते हैं, माता पिता, वयस्क और बच्चा। जब बातचीत उलझ जाती है, मान लीजिए कि कोई शरीर से तो वयस्क है लेकिन रिएक्ट एक जिद्दी बच्चे की तरह कर रहा है, तो ये थेरेपी रोल प्लेइंग के जरिए उन सामाजिक संघर्षों को सुलझाने में मदद करती है। अपराध विज्ञान में एक बहुत बड़ी और विवादास्पद थ्योरी है जिसे द क्रिमिनल पर्सनैलिटी थ्योरी कहा जाता है। ये थ्योरी इस बात को सिरे से खारिज कर देती है कि गरीबी या खराब सामाजिक माहौल से अपराध बढ़ते हैं। इसके बजाय इसका मानना है कि आपराधिक व्यवहार लगभग 50 गंभीर सोच की त्रुटियों, जैसे लगातार झूठ बोलना या जिम्मेदारी से भागना की वजह से होता है। मतलब सारा फोकस समाज से हटाकर व्यक्ति की अपनी नैतिक जिम्मेदारी पर डाल दिया गया है। जाहिर है इस पर आज भी काफ़ी बहस होती है। अगर हम इलाज के तरीकों की बात करें तो इनमें भी जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ है क्लासिकल मनोविश्लेषण, जो व्यक्ति के बचपन और पुरानी यादों की गहरी खुदाई करके जवाब ढूंढता है, और इसके बिल्कुल उलट है रियलिटी थेरेपी।
ये थेरेपी सख्ती से कहती है कि अतीत को भूल जाइए, आप आज जो कर रहे हैं उसकी जिम्मेदारी लीजिए। ये व्यक्ति से मांग करती है कि वो आज अपने किए गए कामों के परिणामों का सामना करे। चलिए अब इस चर्चा के सबसे तनावपूर्ण हिस्से यानी भाग 4 पर चलते हैं, अदालत में मनोरोग। ये अपने आप में एक असली कानूनी युद्ध क्षेत्र है। इतिहास गवाह है कि कानून और मेडिकल साइंस का तालमेल कभी आसान नहीं रहा है, खास तौर पे जब बात आती है पागलपन को कानूनी तौर पर परिभाषित करने की। 1843 में इंग्लैंड में मैकनाक्टन नियम से इसकी शुरुआत हुई। फिर 1954 का डरहम रूल आया और बाद में 1975 के आसपास अदालतों ने दोषी लेकिन मानसिक रूप से बीमार यानी GBMI जैसे नए विकल्प तलाशने शुरू किए। 1843 के उस मशहूर मैकनाक्टन केस के शब्द आज भी कानूनी किताबों में गूंजते हैं। इस केस ने स्थापित किया कि बचाव पक्ष को ये साबित करना होगा कि व्यक्ति मानसिक बीमारी से इतना ग्रस्त था कि उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। उसे ये ही नहीं पता था कि वो जो कर रहा है वो क्या है, या फिर वो ये नहीं समझ पा रहा था कि उसका काम गलत है। अब हम अपने आखिरी और शायद सबसे खौफनाक हिस्से पर पहुंच गए हैं, खतरनाक अपराधियों की पहचान करना, दी एक्सट्रीम्स। आखिर डॉक्टर ये कैसे तय करते हैं कि कौन समाज के लिए खतरा है और कौन नहीं? क्लिनिकल गाइडलाइंस के अनुसार एक खतरनाक व्यक्ति वो है जो अपने मन में गहरा क्रोध पालता है, जिसमें सहानुभूति की पूरी कमी होती है और जो दूसरों को दर्द में देखकर मजा लेता है। इसके विपरीत एक सुरक्षित व्यक्ति वो माना जाता है जो अपनी गलतियों की जिम्मेदारी लेता है, करुणा दिखाता है और अपने अंदर की शत्रुता को त्यागने के लिए तैयार रहता है। ये सारी मेडिकल और कानूनी बातें तब बेहद डरावनी वास्तविकता बन जाती हैं जब हम हॉवर्ड अनरू जैसे मामले देखते हैं। हॉवर्ड एक पूर्व शार्पशूटर था जो धीरे धीरे दुनिया से कटकर पूरी तरह से अकेला हो गया। अपनी नफरत को पालते हुए एक दिन उसने बहुत ही सुनियोजित तरीके से 13 लोगों की हत्या कर दी। ये मानसिक गिरावट का इतना चरम रूप था कि उसे बिना किसी मुकदमे के आपराधिक रूप से पागल घोषित कर हमेशा के लिए अस्पताल में बंद कर दिया गया। और अगर आपको लगता है कि बात यहीं खत्म हो गई, तो एडवर्ड गीन का रोंगटे खड़े कर देने वाला ऐतिहासिक मामला याद करिए। एक अकेला रहने वाला किसान जिसका पागलपन इस हद तक बढ़ गया कि वो कब्र खोदने और नरभक्षण जैसी खौफनाक चीजें करने लगा। ये मामला इस बात का सबसे डरावना उदाहरण है कि जब मानसिक बीमारी अपनी चरम सीमा पार कर जाती है तो शुद्ध पागलपन और हैवानियत के बीच की लकीर कैसे पूरी तरह से मिट जाती है। तो इन सब खौफनाक कहानियों और जटिल थियरीज को समझने के बाद एक बहुत ही गहरा और बेचैन करने वाला सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। क्या हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का असली काम दोषियों को सजा देना है या फिर उन लोगों का इलाज करना है जो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुके हैं? एक ऐसी दुविधा है जिसका जवाब शायद आज भी किसी के पास नहीं है। आप क्या सोचते हैं?